हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की। कानपुर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम 13 दिसंबर से शुरू हो रहा है और उसमें थर्ड सेमेस्टर में यह आपका सेकंड पेपर रहेगा निर्देशन एवं परामर्श का। तो इसके कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। यदि आप ये सारे क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं तो पूरा पेपर आपको यहीं से मिलेगा, कहीं भागने भटकने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी दो परिभाषाएं भी लिखनी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी बनता है और लॉन्ग में भी क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट में 5 नंबर, लॉन्ग में 15 नंबर। यदि आप ये कवर कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपके यहाँ से 20 नंबर पक्के हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। निर्देशन का अर्थ है पथ प्रदर्शन करना, मतलब किसी को रास्ता दिखाना, किसी को सही रास्ता दिखाना, उसको गाइड करना, सलाह देना या संकेत करना। यानी कि किसी समस्या में अगर वो अटका है तो आप उसको हिंट दे रहे हो, ये भी आप उसको गाइड ही कर रहे हो। यह एक व्यक्तिगत काम है जो किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए उसको गाइड किया जाता है, यही तो निर्देशन है। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभवी व्यक्ति अनुभवहीन प्राणी को निर्देशित करता है। जो कोई एक्सपीरियंस होल्डर है वो किसी नए व्यक्ति को उसकी रुचि, क्षमता, योग्यता के हिसाब से उसको क्या करता है, गाइड करता है। जैसे यहाँ पे अनुभवी व्यक्ति कौन है, यहाँ पे अनुभवी व्यक्ति हैं हम। ठीक है, हम जो हैं बीएड क्षेत्र में आपसे अनुभवी व्यक्ति हैं, क्योंकि हम कई साल पहले बीएड कर चुके हैं, आप बीएड कर रहे हैं, हम कर भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं और पढ़ा भी रहे हैं, तो हमको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो हम यहाँ पे कौन हो गए, अनुभवी व्यक्ति हो गए। ठीक है, आप अभी कौन है, हालांकि आपके 2 सेमेस्टर हो गए लेकिन फिर भी अभी आपको उतना अनुभव नहीं है। आप यहाँ पे हैं बीएड के क्षेत्र में अनुभवहीन प्राणी। हम आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि एग्ज़ाम में ऐसे लिखना है, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है, ऐसे तैयारी करनी है, ऐसे आप बढ़िया नंबर ला पाओगे। तो ये हम जो है यहाँ पे आपको निर्देशित कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए। अर्थात किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर पथ प्रदर्शन करना ही निर्देशन कहलाता है। मतलब हमें पता है कि आपकी योग्यता बीएड है, आपकी कितनी क्षमता है ना, और आपका इंटरेस्ट क्या है, अभी तो बीएड में ही है। ठीक है, तो जहाँ पे व्यक्ति की रुचि, योग्यता, क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर उसको सही रास्ता दिखाया जाए, वही निर्देशन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। निर्देशन का लक्ष्य व्यक्ति और समाज में सामंजस्य स्थापित करना है। क्या करना है, व्यक्ति और समाज के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना है। व्यक्ति का संपूर्ण विकास ही निर्देशन का काम है। तो निर्देशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति सही डिसीजन ले सके, अपनी प्रॉब्लम खुद हल कर सके, है ना, उसका संपूर्ण विकास हो, मतलब शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, नैतिक विकास हो, हर तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए। समाज में वो अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर पाए, यही निर्देशन का काम है। निर्देशन वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान पाने के लिए विशेष प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। तो कुल मिलाकर निर्देशन जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक विशेष प्रकार की मदद की जाती है। यहाँ पे जॉन्स कहते हैं कि निर्देशन किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है जो व्यक्ति को दिशा चुनने के लिए और जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है। यानी कि निर्देशन वो व्यक्तिगत सहायता है जो किसी व्यक्ति को सही डायरेक्शन चूज करने में, जीवन की समस्याएं हल करने में मदद करे। बात खत्म। हस्बैंड है, निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है, फ्यूचर के लिए तैयार करता है। हम अभी आपको गाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, आपको फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं कि आपके बीएड में मार्क्स अच्छे रहें। ठीक है, और समाज और के साथ समायोजित करने में हेल्प करता है। प्रॉक्टर कहते हैं निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। ठीक है, जहाँ पे बच्चा अपने आप को क्या कर पाए, एडजस्ट कर पाए। तो कुल मिलाकर के निर्देशन का मतलब है किसी व्यक्ति को उसकी रुचि, क्षमता, समस्याओं के अनुसार सही सलाह देना ताकि वो अच्छे डिसीजंस ले पाए, अपने जीवन में सफल हो पाए, यही निर्देशन का काम है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप बीएड थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपने अगर अभी तक हमारे ये नोट्स नहीं लिए हैं जिसमें आपको टॉपिक वाइज कंटेंट प्लस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाता है, तो उसके लिए आप में इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सअप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्देशन और परामर्श के बीच अंतर क्या है, दोनों को बढ़िया से समझते हैं। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, निर्देशन और परामर्श के बीच अंतर क्या है। निर्देशन की प्रक्रिया परामर्श की प्रक्रिया से व्यापक है, यानी कि जो निर्देशन की प्रक्रिया है वो परामर्श से बड़ा है। परामर्श के केंद्र में एक समय में केवल एक व्यक्ति होता है। परामर्श में क्या होता है कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति होता है, जबकि निर्देशन सामूहिक भी होता है। एक परामर्श के केंद्र में एक समय में केवल एक व्यक्ति का मतलब है कि अगर किसी को परामर्श दिया जा रहा है तो उसमें पर्सनल उसको एक व्यक्ति को ही दिया जा रहा है, उसकी बात को सुना जाएगा, उसकी समस्या को समझा जाएगा, फिर उसके आधार पर उसको परामर्श दिया जाएगा। निर्देशन क्या है, निर्देशन एक व्यक्ति भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10-15 का समूह भी हो सकता है, हम सबको साथ में गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में अंतर है, समझिए। परामर्श मुख्यतः व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और भावात्मक समस्याओं को हल करने में व्यक्ति को सहायता देता है और व्यक्ति की परिवेश से ही संबद्ध रहता है। व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य कोई समस्या है या इमोशनली उसको कोई समस्या है, व्यक्ति इमोशनल जैसे कि वो उस तनाव में है, उसके अंदर डर है या आत्मविश्वास की कमी है या वो एक भावनात्मक उलझन है उसके अंदर, तो परामर्श व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ा होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ओके, जबकि निर्देशन का संबंध व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ शैक्षिक, व्यावसायिक और अन्य समस्याओं में भी होता है। भाई निर्देशन जो है, निर्देशन का संबंध क्या है, ये बड़ा है। निर्देशन जो है, निर्देशन का संबंध व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ शैक्षिक, व्यावसायिक और अन्य समस्याओं में भी होता है। मतलब पढ़ाई लिखाई में भी होता है, सब्जेक्ट चूज करने में भी इसकी हेल्प ली जाती है, और व्यावसायिक समस्याएं कि कौन सा कैरियर चुनना है, किस फील्ड में जाना है, और व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याएं, सामाजिक समस्याएं या अन्य जीवन से संबंधित जो कठिनाइयां होती हैं उसमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। स्पष्ट है कि परामर्श निर्देशन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है, इसलिए हमें इन्हें अलग अलग करने की बजाय एक दूसरे का पूरक मानना चाहिए, यानी कि दोनों को अलग अलग न मानकर साथ में उपयोग करना चाहिए। दोनों मिलकर के व्यक्ति के संपूर्ण विकास में मदद करते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निर्देशन की प्रक्रिया अत्यंत व्यापक है। ओके, परामर्श प्रक्रिया निर्देशन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। परामर्श जो है वह निर्देशन का एक हिस्सा है। निर्देशन व्यक्तिगत भी हो सकता है और समूह में भी हो सकता है। परामर्श में एक समय में केवल एक व्यक्ति होता है। निर्देशन का संबंध व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ शैक्षिक, व्यावसायिक और दूसरी समस्याओं से भी होता है, यानी कि शिक्षा, व्यवसाय, व्यक्तिगत, सामाजिक सभी समस्याओं में मदद ली जाती है निर्देशन में। और परामर्श जो है ये मुख्य रूप से मानसिक और भावनात्मक समस्याओं में हेल्प करता है। निर्देशन किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा सकता है, कोई भी जो है व्यक्ति गाइड कर सकता है। अगर आपसे थोड़ा वो एक्सपीरियंस होल्डर है तो आपको गाइड कर सकता है। आवश्यक नहीं कि निर्देशन प्रदान करने वाला व्यक्ति वेल ट्रेंड ही हो, पहले से उसको ट्रेनिंग दी गई हो, ऐसा जरूरी नहीं है। परामर्श देने के लिए व्यक्ति वेल ट्रेंड होना जरूरी है, उसको उस फील्ड में अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए, ट्रेंड भी होना चाहिए, उसे विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है। निर्देशन वस्तुतः पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों और पत्राचार के द्वारा भी संभव है, यानी कि निर्देशन किताबों से, लेख जो लिखे होते हैं या पत्रिकाएं होती हैं उनसे भी मिलता है। परामर्श में आमने सामने तर्क वितर्क और संवाद होता है, तभी जो है कि उचित तरीके से परामर्श देना संभव हो पाता है। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिएगा। तो कुल मिलाकर जो निर्देशन था इसमें वो जीवन की सभी समस्याओं में सही रास्ता दिखाता है, और जो परामर्श है वो मानसिक और भावनात्मक समस्याओं को हल करने की एक व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है। आगे समझते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन के कार्यों का वर्णन कीजिए।
शिक्षा के अलग अलग स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन का क्या काम है? प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन का अलग काम है, माध्यमिक स्तर पर अलग है ना, उच्च माध्यमिक पे अलग है। तो आइए इसको समझते हैं। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का विद्यार्थी के समक्ष उपस्थित होना स्वाभाविक है। यानी कि प्रत्येक स्तर पर, चाहे प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो, हर स्तर पर, है ना, हर स्तर पर बच्चे को अलग अलग प्रकार की समस्याएं तो होती ही है। विद्यार्थी को कुछ ना कुछ कठिनाइयां आती ही हैं, इसलिए हर स्तर पर निर्देशन बहुत जरूरी है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर निर्देशन का महत्व है। प्रत्येक स्तर का अपना विशेष योगदान संभव है। इसे ध्यान में रख करके ही प्रत्येक स्तर पर निर्देशन के कार्यों का निर्धारण किया गया है। आइए समझते हैं कि प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन कैसे काम करता है। प्राथमिक स्तर हमारा होता है यहाँ पे कि अच्छा 1 से 5 तक का, ठीक है। प्राथमिक स्तर के बालकों को अन्य स्तरों की अपेक्षा अधिक और सतत निर्देशन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे जो बाकी स्तर हैं वहाँ बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी अपेक्षा यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा गाइड चाहिए होता है। छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, है ना। यहाँ पे निर्देशन बच्चे का सतत यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। इस स्तर पर निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य होता है बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना, उन्हें सामाजिक व्यवहार से संबंधित कौशलों का विकास करना कि हमें कैसे समाज में एक दूसरे का सहयोग करना है, कैसे एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है, लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना है ना। तो मतलब कैसे दूसरों का सम्मान करना है, ये सारी चीज़ें सिखानी हैं। और अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान में भी सहायता पहुंचाना होता है, ठीक है। तो ये प्राथमिक स्तर है, यहाँ बच्चे को ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। एक तो पढ़ने लिखना बच्चा सीख रहा होता है, लर्निंग उसकी एकदम शुरुआती दौर में होती है, तो उसको कठिनाई होती है, बच्चा ध्यान लगा नहीं पाता या उसके बहुत जल्दी डर जाता है, उसके अंदर संकोच होता है, हेजिटेशन। और स्कूल के वातावरण के अनुसार उसको ढलने में समस्या होती है, और जो है कि कभी इसको दोस्त बना लिया, कभी उसको दोस्त बना लिया, कभी इससे लड़ाई, तो ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो यहाँ बच्चे को निरंतर निर्देशन की आवश्यकता होती है। प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के कुछ काम हैं, आइए समझते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा के आरंभ में सहायता प्रदान करने के लिए, कि विद्यार्थियों को शुरुआत में सहायता प्रदान की जाए। छात्रों की रुचि, उसकी योग्यता, बौद्धिक क्षमता, तर्क शक्ति के विकास के लिए, कि बच्चे का इंटरेस्ट पैदा हो, उसकी योग्यता भी बढ़े और उसकी बौद्धिक क्षमता, तर्क शक्ति का डेवलपमेंट हो। विद्यार्थियों की अच्छी आदतों और कुशलताओं के विकास के लिए बच्चे को निर्देशन दी जाती है कि बच्चे के अंदर गुड हैबिट्स, इटिकेट, मैनर्स डेवलप हो, ठीक है। विवेकपूर्ण योजना बनाने में सहायता करना, शिक्षा से अधिक लाभ उठाने में छात्रों को सहायता देना कि हम शिक्षा से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। जब बच्चा पहुंचता है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के स्तर पर, तो यहाँ भी बच्चे को शैक्षिक निर्देशन की जरूरत होती है। इस स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक योग्यता वाले निर्देशन प्रदाताओं की आवश्यकता होती, क्योंकि यहाँ बच्चा बड़ा होता है, समस्याएं बड़ी होती हैं और बच्चे को ठीक तरीके से गाइड करना होता है। इसका रीज़न ये है कि इन स्तरों पर पाठ्यक्रम बहुविधि एवं अधिक विस्तृत होता है। यहाँ पे जो बच्चे का सिलेबस है वो बढ़ जाता है और अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाना होता है। मैथ्स अलग पढ़ा रहे हो, साइंस अलग तरीके से पढ़ानी है, ठीक है। मैं साइंस में आपको लैब में भी लेकर के जाना है और प्रयोग करके भी दिखाना है, तो यहाँ पे क्षेत्र बढ़ जाता है। साथ ही 9वीं कक्षा में पहुंचने से पहले विषयों के चयन की समस्या भी छात्रों के समक्ष उपस्थित होती है। कक्षा 8 तक तो सबने पास कर लिया, 9th में हम साइंस लें, मैथ्स लें, आर्ट लें, क्या लें, है ना, तो ये भी समस्या होती है। तो वहाँ पे बच्चे को सही तरीके से गाइड करना कि किस सब्जेक्ट से आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, और ये भी देखना कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, कौन से सब्जेक्ट पर उसकी पकड़ अच्छी है, हर एक चीज़ को समझ करके उसको सही गाइड करना, ये जो है यहाँ पे जरूरी हो जाता है। भावी प्रगति के संदर्भ में इस समस्या के समाधान का अपना विशेष महत्व होता है और इस दिशा में निर्देशन ही अधिक उपयोगी होता है। इस स्तर पर निर्देशन कार्यों से संबंधित प्रमुख क्रियाएं निम्नलिखित हैं। क्या है? एक तो विद्यालयी आवश्यकताओं की जानकारी प्रदान करना, विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाएं एकत्र करना, और फिर है छात्रों के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक सूचनाओं को एकत्र करना, यानी कि किस सब्जेक्ट से पढ़ करके बच्चा किस क्षेत्र में क्या काम कर सकता है,
किस व्यवसाय में अच्छा कर सकता है, सामूहिक क्रियाओं का संगठन करना, विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करना, छात्रों को परामर्श देना, ये यहाँ पे काम होता है। फिर माध्यमिक शिक्षा के उपरांत शैक्षिक निर्देशन कैसे होता है, देखिएगा। एजुकेशनल गाइडेंस आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के बाद शैक्षिक निर्देशन का महत्व प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर ही अधिक होता है। इसके उपरांत इनकी समस्याएं व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक पक्ष से अधिक संबंधित होती हैं। फिर भी भावी अध्ययन के अवसरों, अध्ययन केंद्रों, वांछित पुस्तकों की उपलब्धि आदि के संदर्भ में निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। भावी अध्ययन के अवसर कैसे मिलेंगे, अध्ययन केंद्र यानी कि अच्छे स्कूल कॉलेज कहाँ हैं, ठीक है, और वांछित पुस्तकों की उपलब्धि, सही किताब आपको कौन सी पढ़नी चाहिए, सही बुक्स कौन सी है, सही सिलेबस क्या होगा जो आपको पढ़ना चाहिए, इस संदर्भ में निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। इस स्तर से संबंधित अनेक समस्याएं इस प्रकार होती हैं कि जिनको व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में रखा जा सकता है, ठीक है, और व्यावसायिक निर्देशन सेवाओं के आधार पर ही इन समस्याओं के समाधान के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो हर कक्षा में क्या होता है, बच्चों की समस्याएं अलग अलग होती हैं, ये आपने देख लिया। छोटे बच्चे पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, बड़े बच्चे पढ़ाई से रिलेटेड, कैरियर और उनको इमोशनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो वहाँ बच्चे संघर्ष करते हैं, तो उसके हिसाब से बच्चों को गाइड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, परामर्श का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, आइए समझते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पक्का, तो ये भी आप 100% नोट कर लीजिए कि परामर्श भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, पेपर में छपा मिलेगा, देखिएगा। परामर्श का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, समझते हैं। निर्देशन और परामर्श एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। केवल निर्देशन से काम नहीं चलता, केवल परामर्श से भी काम नहीं चलता, दोनों मिलकर ही व्यक्ति की सही तरीके से मदद कर पाते हैं। बिना निर्देशन का परामर्श और बिना परामर्श का निर्देशन व्यक्ति के किसी काम का नहीं है, ठीक है, तो दोनों मिलकर के ही काम कर पाते हैं। एक दूसरे के अभाव में दोनों निष्प्राण हैं। परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है, क्योंकि परामर्श में क्या होता है, दो व्यक्ति होते हैं और दोनों आमने सामने बैठ करके वार्तालाप करते हैं। परामर्श प्रक्रिया में एक परामर्श देने वाला और दूसरा परामर्श चाहने वाला या परामर्श प्रार्थी होता है। भाई एक व्यक्ति जो परामर्श दे रहा है, दूसरा जो उसके पास परामर्श लेने आया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाएँ या हमें आगे कैसे जो है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, तो वो परामर्श लेने आया है, तो वो ये हो गया परामर्श प्रार्थी। जो लेने आया है वो है परामर्श प्रार्थी, और जो यहाँ पे उसको परामर्श दे रहा है वो है परामर्श दाता, ठीक है। परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी प्रकार की स्थितियों का समावेश होता है जिनमें परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले परामर्श प्रार्थी की समस्या को समझने का प्रयास करता है। क्या होता है कि यहाँ पे इसमें सभी प्रकार की स्थितियों का समावेश होता है। जो परामर्शदाता है वो परामर्श प्रार्थी की समस्या को समझने का प्रयास करता है कि आखिर इसकी समस्या क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कैसे सॉल्व होगी, हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता है। उसके बारे में परामर्शदाता और परामर्श चाहने वाले दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, दोनों के विचारों का आदान प्रदान होता है ना, बातचीत होती है और अंत में परामर्श चाहने वाले अर्थात परामर्श प्रार्थी की समस्या का समाधान करने में परामर्शदाता सहायता करता है। पहले दोनों के बीच जो है कि विचारों का आदान प्रदान होता है। जो परामर्शदाता है वह परामर्श प्रार्थी की बात को सुनता है, उसके विचारों को गहराई से समझता है, फिर उसको सॉल्यूशन दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। परामर्श का अर्थ क्या है। परामर्श शब्द अंग्रेजी के शब्द काउंसलिंग का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है सलाह तथा सुझाव लेना या देना। ओके, परामर्श एक प्रक्रिया है जो सेवार्थी को अपने डिसीजंस स्वयं लेने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण विधियों का उपयोग करके सहायता प्रदान करता है, जिससे प्रार्थी अपने नवीन ज्ञान के उपयोग से डिसीजन ले सके। कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है, पॉइंट कह रहा है कि
परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जो सेवार्थी को अपने निर्णय खुद लेने के लिए, यानी कि हम अगर आप हमारे पास परामर्श लेने आए हैं तो हम आपको इस तरीके से परामर्श दें, इस तरीके से आपकी हेल्प करें कि आप अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए तैयार हो जाओ। हम ये नहीं कह रहे कि आपको यही करना है, आपकी समस्या इसी तरीके से हल होगी, नहीं, हम आपको इस तरीके से इतना योग्य बना दें आप अपने डिसीजंस खुद ले सकें, आप सही गलत का निर्णय खुद कर सकें कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे बुद्धिमत्तापूर्ण विधियों का उपयोग करके उसकी सहायता प्रदान की जाती है। मतलब क्या है इसमें कि परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो सलाह देने वाला व्यक्ति है वो मदद लेने वाले व्यक्ति को इतना सक्षम बना देता है कि वो अपने फैसले खुद ले सके। और परामर्शदाता यहाँ पे क्या करता है, बुद्धिमानी से बात करके, तरीके बता करके उसकी मदद करता है ताकि वो नई जानकारी को समझ सके, क्या करे, नवीन ज्ञान के उपयोग से निर्णय ले सके, उस ज्ञान का उपयोग कर सके और अंत में अपना खुद निर्णय ले सके। तो कुल मिलाकर परामर्श व्यक्ति को समझाकर इतना सक्षम बनाना कि वो अपनी समस्या का फैसला खुद ले सकता है। अब यहाँ पे जॉन्स कहते हैं कि साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। सिंपल सी बात है। बोर्डन के अकॉर्डिंग परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने की एक प्रक्रिया है। परिभाषा तो आपको रटनी पड़ेगी। हम्फ्री और ट्रेक्सलर के अकॉर्डिंग कहा गया है कि परामर्श विद्यालय और अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाओं का व्यक्तियों की समस्याओं के लिए किए जाने वाला एक उपयोग है। तो ये 3 परिभाषाएं हैं, आपको याद करनी ही पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन, निर्देशन में शिक्षक की क्या भूमिका है? आइए समझते हैं। देखिए, पॉइंट कहता है कि समाज में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। जी बिल्कुल, क्योंकि शिक्षक के द्वारा ही छात्रों में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास होता है। बालक के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, जो उसके अंदर छिपी हुई शक्तियां हैं, उनको बाहर निकालने का काम शिक्षा के माध्यम से होता है, जो कि शिक्षक करता है। ठीक है, तो उन शक्तियों का सर्वांगीण विकास होता है किसके माध्यम से? शिक्षक के द्वारा, जिसकी समाज और राष्ट्र को जरूरत होती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था में सुधार के लिए समस्त विश्व की नज़र एक शिक्षक पर ही टिकी होती है, एक टीचर पर ही टिकी होती है, क्योंकि वही बच्चे का भविष्य बना रहा होता है, वही देश का भविष्य बना रहा होता है। क्योंकि जो है कि हमारे देश का भविष्य किसी कारखाने में नहीं बन रहा है, हमारे देश का भविष्य एक विद्यालय में तैयार हो रहा है। शिक्षक द्वारा जो निर्देशन प्रदान किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निर्देशन प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। एक तो छात्रों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण। शिक्षक अपने कक्षा के छात्रों का परीक्षण सफलतापूर्वक कर सकता है, क्योंकि उसे अपने प्रत्येक छात्र की योग्यता, क्षमता का ज्ञान होता है। वह उसी अनुरूप छात्र का मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी करता है कि यह बालक, इसकी योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, और इसकी रुचि क्या है। उसके आधार पर बच्चे को आगे उसके लिए तैयार किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बच्चे को शिक्षा दी जाती है, क्योंकि हर बच्चे की जो है कि उसकी योग्यता, क्षमता, रुचि, आवश्यकता सब अलग अलग होता है, सीखने का स्तर अलग है, उसी हिसाब से शिक्षा दी जाती है। विद्यालय में एक कक्षा के समस्त छात्र एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न होते हैं। ठीक है, सब, कोई बालक जल्दी सीख रहा है, कोई स्लो सीख रहा है, कोई एकदम मध्यम है ना। तो अलग अलग, और दूसरी बात इंटरेस्ट अलग अलग है। कोई बच्चा चीज़ों को ओरली समझ जाता है, कोई उसको जब तक पूरा करके ना दिखाओ तब तक नहीं समझता, कोई चित्र के माध्यम से बढ़िया समझता है, कोई डायग्राम के माध्यम से बढ़िया समझता है। तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। सभी की योग्यता, क्षमता, रुचि और अभिरुचि अलग अलग होती है। शिक्षक व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षण प्रदान करता है। जो बालक जैसे सीख रहा है उसको वैसे सिखाया जाता है। टीचर को ये पता होता है कि उसकी कक्षा का कौन सा छात्र प्रतिभाशाली है, कौन मंदबुद्धि है, कौन स्लो सीखने वाला है। इसी आधार पर टीचर दोनों प्रकार के छात्रों को अलग अलग विधियों से शिक्षा प्रदान करता है। कुछ बच्चे होते हैं, उनको आपने एक बार सवाल लगा के बता दिया, बच्चे समझ गए, पूरी एक्सरसाइज लगा देंगे। कुछ ऐसे हैं कि उनको पर्सनली समझाना पड़ता है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, फिर ये फॉर्मूला लगेगा, तब ये सवाल लगेगा। ठीक है, कुछ है कि मतलब उनको आपने डायग्राम बनाया, समझा दिया। कुछ है कि उनको विधिवत तरीके से चित्र को समझाना पड़ता है। तो अलग अलग तरीके से बच्चे सीख। समस्यात्मक छात्रों का विशेष अध्ययन। शिक्षक कक्षा के समस्यात्मक छात्र से अच्छी तरह से परिचित होता है,
जो प्रॉब्लमेटिक जो चाइल्ड होता है, जिसको समस्या बनी रहती है, उससे पूरी तरह से परिचित होता है, क्योंकि समस्यात्मक छात्रों के व्यवहार का अध्ययन ये विशेष रूप से करता है। उनको उसी अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है, जैसे उसकी समस्या है उसको जान करके समझ करके उसी हिसाब से उसको शिक्षा दी जाती है, जिसके द्वारा छात्रों की समस्या दूर हो जाती है। आवश्यक सूचनाओं का संकलन देखिए, शिक्षक के पास छात्र से जुड़ी आवश्यक सूचनाओं का संकलन रहता है कि इस बच्चे को क्या क्या कहाँ कहाँ समस्या है, पूरी जानकारी टीचर के पास होती है। तो जैसे छात्र की रुचि और अभिरुचि से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है टीचर के पास होती है। शिक्षक को ये पता होता है कि छात्र की रुचि किस क्षेत्र में अधिक है और किस क्षेत्र में कम है अथवा नहीं है। इन सूचनाओं के आधार पर टीचर छात्र को निर्देशन प्रदान करता है। व्यावसायिक सूचना प्रदान करना, विद्यालय में छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है, सिंपल सी बात है, उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षक छात्रों को व्यावसायिक सूचना भी प्रदान करता है कि बच्चा किस सब्जेक्ट को लेकर के किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, तो यहाँ पे बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है। परामर्श की कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। बहुत बढ़िया, देखिएगा, परामर्श प्रविधियों का अध्ययन कई दृष्टिकोण से किया जा सकता है, क्योंकि परामर्श कोई एक ही तरीके से नहीं दिया जाता, इसकी कई सारी विधियाँ होती हैं व्यक्ति को परामर्श देने की। देखिए, परामर्श का काम इतना जटिल है कि प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक ऐसे अवसर आते हैं जहां एक ही प्रविधि कारगर सिद्ध नहीं होती, वहां पे आपको अलग अलग तरीके से परामर्श प्रार्थी को सेटिस्फाई करना होगा। अतः परामर्श कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए समस्या और सेवार्थी को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त विधि का प्रयोग करना पड़ता है कि जो सेवार्थी है, जो समस्या का हल ढूंढने आया है और उसकी समस्या क्या है, उसको दोनों को ध्यान में रखा जाता है और फिर उसके लिए सही विधि का प्रयोग करना पड़ता है। परामर्श की प्रविधियां निम्नलिखित हैं जो परामर्श कार्य में उपबोधक के कार्य को सरल बना देती हैं। यहाँ पे उपबोधक कौन है? परामर्श देने वाला। एक तो है आपकी मौन धारण प्रविधि। कौन सी प्रविधि है? मौन धारण। ये क्या होता है? साइलेंस टेक्निक। जब परामर्शदाता सेवार्थी की समस्या या वार्तालाप को चुपचाप बिना कोई टीका टिप्पणी किए ध्यानपूर्वक सुनता रहता है तो इसे मौन धारण प्रविधि कहते हैं। इसमें क्या करता है, जो परामर्शदाता है पहले पूरी बात को चुपचाप सुन लेगा बिना रोक टोक के, बिल्कुल मौन हो करके, उसके बाद फिर उसको चिंतन मनन करके फिर सॉल्यूशन दिया जाता है। स्वीकृति एक्सेप्टेंस टेक्निक मतलब होता है इस प्रविधि में परामर्शदाता सेवार्थी के द्वारा अपने विचार या दृष्टिकोण प्रकट करते समय ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया बात तुमने ठीक कही, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उसके विचारों और दृष्टिकोण को एक्सेप्ट करता है। जब वो अपनी बात कह रहा होता है तो जो परामर्शदाता है वह उसकी बात को यानी कि उसमें हाँ करता रहता है, अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर क्या हो गया था, इस तरीके से, तो उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है। फिर अगली आती है हमारी रीस्टेटमेंट टेक्निक। रीस्टेटमेंट जो टेक्निक है, पुनरावृत्ति प्रवृत्ति में परामर्शदाता सेवार्थी के कथन को दोहराता है ताकि उसको ये विश्वास हो जाए कि परामर्शदाता सजग है, उसकी बात को दोहराता है। जैसे उसने कहा कि मैंने उससे पैसे लिए थे, तो अब परामर्शदाता कहेगा अच्छा तुमने उससे पैसे लिए थे, फिर क्या हुआ, तो उसकी बात को रिपीट करता रहता है। फिर है अप्रूवल टेक्निक, मान्यता प्रदान की प्रविधि। सेवार्थी परामर्श के समय अपनी समस्या से संबंधित अनेक तथ्य और विचार परामर्शदाता के समक्ष प्रस्तुत करता है। ओके, परामर्शदाता सेवार्थी के तथ्यपूर्ण विचारों को बीच बीच में मान्यता प्रदान करता रहता है। फिर है एनालिसिस टेक्निक। विश्लेषण प्रविधि में सेवार्थी द्वारा व्यक्त किए गए विचार, समस्याएं और उनसे संबंधित तथ्यों का परामर्शदाता द्वारा विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि उसके जो भी उसने विचार बताए, जो भी उसने बात कही है, जो भी उसकी समस्या है, उसको पूरा एनालिसिस करता है, उसके डीप में जाता है, उसकी अच्छाई बुराई को समझता है, उसकी गहराई में जा करके। फिर रिग्रेशन टेक्निक यानी परित्याग प्रविधि। परामर्शदाता कभी कभी सेवार्थी के विचारों को दोषपूर्ण पाता है। ऐसी सिचुएशन में परामर्शदाता के पास ऐसे विचारों का परित्याग करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन होता नहीं, क्योंकि उसके कुछ विचार ऐसे होते हैं जो दोषपूर्ण होते हैं, तो उन्हें वो इग्नोर मारता है। फिर है एश्योरेंस टेक्निक। आश्वासन में परामर्शदाता सेवार्थी के कथनों को स्वीकार करता है और साथ उसका अनुमोदन भी करता है। ऐसा करने से परामर्शदाता में सेवार्थी का विश्वास बढ़ेगा।
और वह परामर्शदाता से संपर्क स्थापित करने के लिए उत्सुक भी रहेगा। तो ये जो प्रविधियां हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो प्रविधियां आपको रटनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन कहता है स्थानापन्न सेवा का अर्थ क्या है, समझाइए, इसके प्रकार बताइए। देखिए, किसी व्यवसाय और व्यवसाय के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपयुक्त स्थान दिलाने की प्रक्रिया को स्थानापन्न सेवा कहते हैं। समझिए, अब ये कह रहा है कि किसी व्यवसाय और व्यवसाय के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपयुक्त स्थान दिलाने की प्रक्रिया, जैसे कहते हैं कि हम आपको प्लेसमेंट दिला देंगे। आप जैसे कुछ ऐसे मान लीजिए आपको कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, हम आपको प्लेसमेंट दिला देंगे। तो ये वही स्थानापन्न सेवा है कि हम आपको प्लेसमेंट सर्विस भी देते हैं। ठीक है, कि आप जो है हमारे यहाँ से कोर्स कीजिए, हम आपको 15,000 की नौकरी, जिस दिन आपकी डिग्री खत्म होगी, कोर्स खत्म होगा, 15,000 की सैलरी तुरंत दे देंगे। ठीक है, और काम पे रख लेंगे। तो वो होती है प्लेसमेंट सर्विस। ठीक है, उपयुक्त स्थान दिलाने की प्रक्रिया, छात्र को उसकी योग्यता, क्षमता और गुणों के आधार पर उपयुक्त स्थान दिलाना, जहां पर वो आसानी से एडजस्ट करके उसमें सफल हो सके, यही स्थानापन्न सेवा है। प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे कहते हैं कि स्थानापन्न सेवा का आशय उस व्यावसायिक सहायता से है। ये एक व्यावसायिक सहायता है, ठीक है, जिसमें बच्चे को व्यवसाय दिया जाता है। सहायता है जो छात्रों को उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार व्यवसाय के चयन एवं उसमें समायोजन के लिए प्रदान की जाती है। मतलब छात्र को उसकी छात्र की योग्यता क्या है ना, उसके हिसाब से उसको प्लेसमेंट दिया जाता है। किस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से उसको व्यवसाय चयन करके दे दिया जाता है। और वह सहायता विद्यालय जीवन एवं विद्यालय जीवन के बाद भी प्रदान की जाती है। जब बालक स्कूल में होता है तब भी बच्चों को सहायता दी जाती है, और जब वह आगे अपना व्यवसाय में पहुंच जाता है तब भी बच्चों को सहायता दी जाती है। किलफोर्ड प्री फ्रोलिक कहते हैं कि स्थानापन्न सेवा का संबंध छात्र को अगले पद या काम के लिए सहायता देना है। ठीक है, जिससे वह किसी व्यवसाय में स्थान या पद ले सके या शिक्षा संस्था में उपयुक्त पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में स्थान पा सके। आइए अब इसके कुछ प्रकार हैं, इनको हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट है हमारा वोकेशनल प्लेसमेंट सर्विस, व्यावसायिक स्थानापन्न। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि व्यावसायिक स्थानापन्न से तात्पर्य है किसी व्यक्ति को व्यवसाय या रोजगार के क्षेत्र में उचित स्थान दिलाने की प्रक्रिया। मतलब किसी व्यक्ति को सही नौकरी या व्यवसाय दिलाने की प्रक्रिया क्या है? वोकेशनल प्लेसमेंट सर्विस है। जॉर्ज ई मॉयर्स के अकॉर्डिंग कहा गया कि एक नवयुवक को विद्यालय में व्यावसायिक क्रियाओं में भेजना, व्यवसाय से संबंधित जो भी क्रियाएं हो रही हैं वहाँ भेजना, ये एक शैक्षिक सेवा है और समाज द्वारा चुनी हुई शैक्षिक संस्था विद्यालय का ही एक उचित काम है। मतलब नवयुवक को ऐसी संस्था या विद्यालय में भेजना जहाँ उसे भविष्य के व्यवसाय के लिए सही प्रशिक्षण मिल सके। शैक्षिक स्थानापन्न सेवा क्या होती है? स्थानापन्न सेवा का अर्थ रोजगार दिलाने तक ही सीमित नहीं है कि आपने बच्चे को प्लेसमेंट दिलवा दी, बल्कि छात्र को रोजगार दिलाने से पहले तैयारी करने में स्थानापन्न सेवा का योगदान होता है कि भाई जिस व्यवसाय के लिए बच्चे को आप भेज रहे हो उसके लिए उसको पूरी तरीके से प्रिपेयर किया है कि नहीं है ना। कि मतलब भाई आपने कह दिया था कि हम जो है कि आप हमारे यहाँ से ये कोर्स कर लीजिए, हम आपको क्या करेंगे, प्लेसमेंट दे देंगे, तुरंत जॉब दे देंगे। ठीक है, तो वो जो आपने जॉब देने की बात कही है, जो बच्चे को आप जॉब दोगे, ठीक है, क्या उस तरीके की पढ़ाई उसको कराई है? क्या उस तरीके से आपने उसको प्रिपेयर कर दिया है पहले से कि वो जा कर के अपनी जॉब में सक्षम हो जाए? ठीक है, क्या बालक उस योग्य बन पाया है कि नहीं बन पाया है? तो आपका काम सिर्फ प्लेसमेंट देना ही नहीं है, बल्कि बालक को उस प्रकार से तैयार भी करो। यह सेवा छात्रों को अलग अलग विषयों का चयन करने में सहायता प्रदान करना, जिससे वे भावी जीवन में तैयार हो सकें। कि भाई जैसे अगर डॉक्टर बनने के लिए आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान ये सब पढ़ना होता है, क्या आपने ये सारे सब्जेक्ट्स उसको अच्छे से पढ़ाए हैं? तभी तो आप उसको डॉक्टर बना पाएंगे। ठीक है, फिर अगला आता है आपका प्रशिक्षण स्थानापन्न सेवा, ट्रेनिंग प्लेसमेंट सर्विस। ट्रेनिंग प्लेसमेंट सर्विस में क्या होता है कि प्रशिक्षण स्थानापन्न सेवा के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर छात्रों को विभिन्न व्यवसायों से संबंधित प्रशिक्षणों की व्यवस्था के विषय में सूचना प्रदान की जाती है। मतलब माध्यमिक स्तर पर छात्रों को ये बताना कि किस व्यवसाय के लिए कौन सा विशेष प्रशिक्षण चाहिए, क्या ट्रेनिंग चाहिए, वो आप पूरी जानकारी देते हो। ठीक है, जैसे
आपको अगर टीचर बनना है तो आपको पहले डीएलएड या बीएड करना होगा, सीटेट क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आप टीचर बनेंगे। डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस का ट्रेनिंग लेनी होगी, इस तरीके से। तो उदाहरण क्या लिखा है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र को ये बताया जाना चाहिए कि वह शिक्षक बनना चाहता है तो उसको 2 साल का बीटीसी का या फिर बीएड करना होगा। डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको एमबीबीएस करना होगा। तो इस तरीके से उसको आप जो है टाइम टू टाइम बच्चे को ट्रेनिंग भी देते रहो, उसकी जानकारी सूचनाएं भी देते रहो, ठीक है। तो ये हमारा था स्थानापन्न सेवा के प्रकार, जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन में क्या अंतर है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। बाकी अगर आपने अभी तक पेड नोट्स नहीं लिए हैं तो उसके लिए आप में यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उन नोट्स के लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड फीस पे करने के बाद आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। थैंक यू सो मच।